हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, भूगोल की, ज्योग्राफी की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। वैसे सीरीज स्टार्ट हो चुका है, एक वीडियो आपके बीच जा चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा। चलिए आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। तो आइए इसे देखते हैं बारी बारी से। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई हैं, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा, तो आइए इसे बारी बारी से हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखा को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अक्षांश व एवं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? ये काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है कि पृथ्वी पे खींच दी गई, नहीं, ये काल्पनिक है। कल्पना की जाती है कि मान लेते हैं यहाँ एक रेखा है, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो आइए अक्षांश, सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा पढ़ेंगे। तो आइए अक्षांश रेखा को पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा हेडिंग रहेगा हमारा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखाओं में होता क्या है कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूरब दिशा में खींची जाती हैं और ये रेखाएं वृत्त बनाती हैं। ये रेखाएं क्या बनाती हैं? वृत्त बनाती हैं। इनकी सर्किल, ये पूरा सर्किल बनाते हैं। अर्थात यह पृथ्वी अगर ऐसा है तो ये इसके चारों तरफ खींची जाती हैं। ये आगे पीछे ऐसे, ये चारों तरफ ऐसे खींची रहती हैं। दोनों पूरे पृथ्वी के चारों तरफ खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? पृथ्वी के चारों तरफ खींची जाती हैं। जैसे एक गोला है तो उसके चारों तरफ खींच देंगे तो सर्किल बनता है। अक्षांश रेखा से क्या बनता है? वृत्त बनता है। अक्षांश रेखा की और क्या विशेषता है? अक्षांश रेखा से जलवायु का निर्धारण होता है। जलवायु का निर्धारण होता है। किसी भी स्थान विशेष पे कौन सी जलवायु है, इसके बारे में जानकारी वहाँ स्थित अक्षांश रेखा देती है। कौन देता है? अक्षांश रेखा। वहाँ की अक्षांश रेखा उसके बारे में जानकारी देगी कि वह स्थान गर्म है कि ठंडा है, कि गर्म और ठंडा दोनों है। तो ये सब की जानकारी कहाँ से मिलेगी? अक्षांश रेखा से मिलेगी। अक्षांश रेखा का और क्या क्या काम होगा? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए भी अक्षांश रेखा का प्रयोग होगा। स्थान की स्थिति बताता है, स्थान की स्थिति बताता है। वो जैसे कह लिया जाए, जैसे अगर हम लोग कह लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इसमें क्या होता है? अगर यहाँ की कोई स्थान है, इसकी स्थिति बताना है, तो हम कह देंगे कि भैया एक्स अक्ष से मान लेते हैं 2 मीटर, एक्स अक्ष से 2 मीटर है और वाई अक्ष से इसकी दूरी कितना है? 3 मीटर है। तो हम एक्स अक्ष से 2 मीटर जाएंगे और वाई अक्ष से 3 मीटर जाएंगे। ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वही स्थान, जो स्थान है वही होगा। स्थान मान लेते हैं पी। तो ये स्थान पी की स्थिति कैसे पता चलती है? एक्स और वाई अक्षांश के माध्यम से पता चलता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर कोई स्थान स्थित है तो उसकी स्थिति का पता कैसे चलेगा? अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं आप जानते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर खींची जाती हैं
और क्या होता है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, मान लेते हैं देशांतर रेखाएं वाई अक्ष है, तो यक्ष अक्ष वाई अक्ष, समझ में आ गया। तो इसी तरह से यक्ष अक्ष, अगर कोई कह देगा कि इस स्थान की स्थिति बताना है, तो हम देखेंगे कि यह स्थान किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पे है। ये दोनों जब हमको पता चल जाएगा तो हम पता कर देंगे कि वह स्थान कहाँ है। तो अक्षांश और देशांतर से क्या पता चलता है, स्थिति का पता चलता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, अक्षांश रेखा को और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो अभी मैं बताया हूँ कि अक्षांश रेखा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरब से पश्चिम खींची जाती है। अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। तो ये पृथ्वी है अगर मान लेते हैं, तो इधर पश्चिम होगा, इधर पूरब होगा, इस ऐसे खींची जाएंगी। और अक्षांश रेखाएं एक एक अंश पर खींची जाती हैं। एक एक अंश पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। एक एक अंश पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। समझ में आ गई बात कि अक्षांश रेखाएं, ये अगर पृथ्वी है तो ये बीच से जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं जीरो अंश की अक्षांश रेखा। ये 0 अंश पर बनी होती है, खींची जाती है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसे क्या क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, क्योंकि 0 अंश पे खींची गई थी इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे बोलेंगे। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये जो है क्या करता है, ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर रेखा में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश जो वृत्त है, ये रेखा न बल्कि वृत्त होता है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश वृत्त है वो क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये और एक नीचे वाला पोर्शन होता है ये। ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो समझ में आ गया कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है। नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ऊपर वाला पोर्शन इस रेखा के ऊपर वो जितना है उत्तर में वह उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे जो दक्षिण में है रेखा के वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आपको बताया गया कि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी पर खींची जाती हैं 1-1 डिग्री के कोण पर। 1-1 डिग्री के कोण पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो अगर ये पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री वाली रेखा खींच दी गई। फिर अब यहाँ से क्या है, 1-1 डिग्री पर खींची जाएंगे ऐसे। ये कहाँ तक खींची जाती हैं, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री का कोण जहाँ तक बनता है, अर्थात यहाँ तक खींची जाती हैं। अब यहाँ से जानते हैं कि यहाँ से 0 डिग्री से ले करके 1-1 डिग्री पर खींची जाती हैं रेखाएं, और 90 तक जाते जाते कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 90 रेखाएं। कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, ये 0 वाली को छोड़ करके 90 रेखा, और नीचे भी इसी तरह से खींची जाएंगी। तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, नीचे भी 90 रेखा खींची जाएगी। ये 0 वाली है, 0 डिग्री वाली है। 0 डिग्री के नीचे भी 90 रेखा खींची जाएंगी और ऊपर भी 90 रेखा खींची जाएंगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो 0 डिग्री वाली एक है और उसके ऊपर 90
रेखाएं और नीचे भी 90 रेखाएं, तो कुल मिला के 90 90 180 और एक 81 हो जाएगा। ये होगी 0 डिग्री वाली, तो 90 और 90 180 हो जाएगा। एक 0 डिग्री वाली तो कुल कितना हो जाएगा 181। कितनी रेखाएं हो जाएंगी? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 181। ध्यान दीजिएगा जो 90 डिग्री पे बनती है वह रेखा नहीं बल्कि एक बिंदु होता है। तो दोनों ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो रेखा खींची जाती है वह रेखा ना होकर के या वृत्त ना होकर के एक बिंदु है नीचे और ऊपर। तो जो बिंदु है उसको हम रेखा नहीं मानेंगे। तो उन्हें जब रेखा नहीं मानते हैं तो एक दक्षिणी गोलार्ध वाला और एक उत्तरी गोलार्ध, एक उत्तरी ध्रुव पर जो रेखा है और एक जो दक्षिणी ध्रुव पर रेखा है, इन दोनों को हम रेखा न मान करके इन्हें पॉइंट मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं इसे पॉइंट। तो अब रेखाओं की संख्या तब क्या हो जाएगी? 181 में से हम क्या करेंगे? 2 कम कर देंगे तो 179 हो जाएगी। तब कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 179 होती है, 179 होती हैं। तो इनकी संख्या 181 भी हो सकती है। अगर ऑप्शन में 179 लिखा है तो 179 मारेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 180 ही लिख देता है, तो अगर 180 लिखा है तो 180 भी मार देंगे। अगर 180 लिखा है तो 180, नहीं तो 179, नहीं तो 181। तीनों ऑप्शन जो भी रहेगा। अगर पूछ देगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो हम मान लेंगे कि माना अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181, 179 और 180। तीनों में से जो रहेगा वो मार देंगे, ऑप्शन में जो रहेगा वो मारेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं या पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई हैं? इनकी संख्या कितनी है? 181 है, 189 है, 179 है और या 180 भी हो सकती है, जैसा ऑप्शन में रहेगा। तो जो 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा वो पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आइए आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा जो ये पृथ्वी है इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची। 0 डिग्री पे एक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींची गई है। 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 पर एक रेखा खींची गई है। 23.5 पे एक रेखा खींची गई है। जिस उत्तरी गोलार्ध वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाली रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और नीचे वाली को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये बोला जाता है। ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा हमारे भारत देश से भी होके जाती है। कर्क रेखा हमारे भारत देश के कितने प्रदेशों से होके जाती है? तो आप जानते हैं 8 प्रदेशों से होके जाती है। कितने प्रदेशों से होके जाती है? 8 प्रदेश से होके जाती है। कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। इस तरह से 8 राज्य हैं जिन से होकर ये कर्क रेखा जाती है। तो आइए हम लोग देखें कि उत्तरी गोलार्ध में एक जो रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जो 23.5 डिग्री से होकर जाती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जो 23.5 डिग्री से होकर जाती है। ये 23.5 डिग्री साउथ है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है।
उत्तर। ये कर्क रेखा कहलाती है और नीचे वाली मकर रेखा कहलाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा का बहुत बड़ा रोल है। जो सूर्य है, सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। जैसे ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अगर इस अक्षांश रेखा पर जितने भी देश हैं, अगर यहाँ गर्मी है, चाहे यहाँ अगर इस देश में गर्मी है तो यहाँ भी गर्मी होगा, यहाँ भी गर्मी होगा, यहाँ भी गर्मी होगा, हर जगह गर्मी गर्मी गर्मी। क्यों? क्योंकि अक्षांश रेखा से जलवायु का निर्धारण होता है। जलवायु कैसी होगी? अगर समान अक्षांश रेखा पे स्थित सभी स्थानों पर जलवायु एक समान होती है। समान अक्षांश रेखा पे स्थित सभी स्थानों पर जलवायु एक समान। अगर ठंडी है तो ठंडी, गर्मी है तो गर्मी। जैसे अभी कर्क रेखा पर जो कि भारत से होकर जाती है, अगर यहाँ गर्मी है तो इस कर्क रेखा पे जितने भी देश हैं, जितने भी देश आपको मिलेंगे, हर जगह गर्मी होगा। हर जगह क्या होगा? जैसे अगर म्यांमार से होकर जाती है तो म्यांमार में भी क्या होगा? गर्मी होगा। ठीक है, तो जितने भी देश कर्क रेखा पे आएंगे हर जगह इस समय गर्मी होगा। अगर मकर रेखा में पर इस समय ठंडी पड़ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस समय ठंडा होगा क्योंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे है तो इस मकर रेखा पे और जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर ठंडी है तो हर देश में ठंडी होगी, चाहे जो भी देश होगा इस रेखा पर। तो ठीक है, इस समय हम जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य है, सूर्य आप देखते हैं कि सूर्य इस भूमध्य रेखा के इधर जाता है, इधर जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर भूमध्य रेखा पर आएगा और फिर ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जाता है, फिर वापस आता है भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य क्या करता है? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, इसी के बीच सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य चक्कर कहाँ लगाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्क रेखा तक जाएगा, भूमध्य रेखा के अगर दक्षिण जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मकर रेखा तक जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कर्क रेखा और मकर रेखा। अब ध्यान दीजिए, इसी पृथ्वी पर एक और रेखा है जो 66.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री से होकर जाती है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक वृत्ति से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, या इसको बोलते हैं उपध्रुव रेखा। उपध्रुव रेखा का मतलब ये, जैसे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो इसे क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के करीब है तो इसको बोलते हैं उत्तरी, या उत्तरी गोलार्ध में तो इसको बोलते हैं उत्तरी उपध्रुव रेखा। इसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त इसे बोलते हैं, या इसे बोलेंगे उप ध्रुव रेखा, वो भी उत्तर वाली, तो उत्तरी उपध्रुव रेखा क्या बोलेंगे इसे? ये जो 66.5 वाली जो ये रेखा है, इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग उत्तरी उप ध्रुव रेखा, उत्तरी उपध्रुव रेखा बोलेंगे। और जो ये नीचे वाली है 0 डिग्री के, ये जो 66.5 से होके जाएगी, इस रेखा को बोलेंगे दक्षिणी उप ध्रुव रेखा। दक्षिणी उप ध्रुव रेखा इसे बोलेंगे। तो ऊपर वाले को उत्तरी उपध्रुव रेखा बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी उपध्रुव रेखा बोलते हैं, या ऊपर वाले को
आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक अक्षांश रेखा बोलेंगे, आर्कटिक रेखा बोलेंगे। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, या इसको बोलते हैं दक्षिणी उपध्रुव रेखा। अब देखिए इस रेखा के बाद ये ध्रुव वाला, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं जैसे सूर्य यहाँ तक आता है चमकते हुए, यहाँ तक चलते हुए चल के आता है। ये मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा है। तो सूर्य कर्क और मकर रेखा तक आता है, तो सूर्य की किरण यहाँ तक तो बढ़िया से पड़ती है, लेकिन इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इधर सूर्य की किरण की रोशनी ना के बराबर जाती है, और उसी तरह यहाँ तक सूर्य की रोशनी आती है, फिर उसके बाद इधर बहुत ना के बराबर जाती है। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री ही क्यों लिया जाता है? तो आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। जैसे अगर कहा जाए कि ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है, तो इस पृथ्वी के इस अक्ष से पृथ्वी 23.5 डिग्री, अर्थात ये 23.5 डिग्री झुकी है, अर्थात ये पृथ्वी इतना झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री, और इधर वाला जो कोण होता है, इधर वाला, इसके सापेक्ष हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें 23.5 डिग्री, इस अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी यहाँ पे ऐसे झुकी है। और फिर यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जाएगा तो तब पृथ्वी कितना झुकी है? 66.5 डिग्री। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो 66.5, ये क्षैतिज रेखा और ये लंबवत रेखा है, तो क्षैतिज से देखा जाएगा तो 66.5, और इस लंबवत रेखा से इसका जो अक्ष है, इस जिसके परितः घूमती है पृथ्वी का जो अक्ष है, इस अक्ष से कितना झुकी है? 23.5। तो क्लियर हो गया। इसीलिए हम लोग 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं और 66.5 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं। चलिए ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पे खींची गई हैं, तो कहाँ से 1-1 डिग्री खींची गई? तो हम देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री वाली रेखा खींच लेंगे, फिर हम 1-1 डिग्री का कोण बनाते हुए, जैसे यहाँ से 1 डिग्री का कोण मान लेते हैं, इसका अक्ष यहाँ है, यहाँ से 1 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा यहाँ काटेगी, तो यहाँ से एक रेखा खींच दी जाएगी। फिर 2 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा यहाँ काटेगी, तो यहाँ से एक खींच देंगे। एक पृथ्वी के सेंटर से लेते हैं, पृथ्वी के सेंटर से 1 डिग्री का कोण जहाँ बनेगा, इसके परिध पर, पृथ्वी का जो परिध है, परिध पर 1 डिग्री का कोण जहाँ से बनेगा वहाँ से एक रेखा खींच देंगे। फिर जहाँ 2 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ से एक रेखा, जहाँ यहाँ 3 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। यहाँ 4 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। यहाँ 5 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। यहाँ 6 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ से ऐसे करते करते हम लोग कितना 90 डिग्री तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ये 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे तक आते हैं, 90 डिग्री तक हम लोग खींचते हैं। तब तक हम लोग कहाँ? ध्रुव पे पहुँच जाते हैं। तब तक कहाँ पहुँच जाते हैं? ऐसे खींचते 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 ध्रुव पे। अब कहाँ खींचेंगे? ध्रुव के बाद पृथ्वी खत्म हो जाती है। उसी तरह नीचे भी इसी तरह 1-1 डिग्री का कोण बनाते हुए, जैसे यहाँ से 1 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ खींच गई, यहाँ 2 डिग्री का बनाते हुए यहाँ ऐसे 3 डिग्री का, ऐसे 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 करते करते कितना 90 तक जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है।
तो इस तरह से ये अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें अक्षांश में क्या 0 डिग्री का अक्षांश पढ़े, 23.5 डिग्री का अक्षांश पढ़े, 66.5 डिग्री का उत्तरी और दक्षिणी दोनों रेखा पढ़े। जैसे ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त होता है, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त होता है। 23.5 उत्तरी गोलार्ध वाला कर्क रेखा होता है, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध वाली जो रेखा वो मकर रेखा कहलाती है, वह मकर रेखा कहलाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और हम लोग जानते हैं, थोड़ा कुछ और जानते हैं इसके बारे में। अभी हमने बताया कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनसे जलवायु का निर्धारण होता है। तो ये 0 डिग्री का अक्षांश है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर ये 23.5 है, ये नीचे भी 23.5 होगा, ये 23.5 है, और नीचे भी ये 23.5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये जो 23.5 है, 23.5 तक सूर्य जाता है, फिर यहाँ फिर 23.5 तक नीचे भी जाता है, फिर जाता आता रहता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र गर्म होता है। ये क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है, ज़्यादातर गर्म होता है। तो ये क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादातर उष्ण क्षेत्र में आता है। इसका ज़्यादातर पोर्शन क्या है, जैसे ये जो भूमध्य रेखा के करीब है वो ज़्यादा गर्म होगा, थोड़ा इससे जो दूर है वो थोड़ा कम गर्म होगा। लेकिन यहाँ तक गर्मी ज़्यादा, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में इस समय काफ़ी गर्मी है। तो क्या होता है कि यहाँ तक का जो पोर्शन वो काफ़ी गर्म होता है, तो ये काफ़ी उष्ण क्षेत्र है। फिर उसके बाद हम थोड़ा और, ये जो 66.5 डिग्री वाली रेखा है, और नीचे भी 66.5 है, नीचे भी 66.5 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन देखेंगे तो यह शीतोष्ण होता है। ये क्या कैसा होता है, शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण होता है, अर्थात यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों रहती है। और यहाँ वाला, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये शीत वाला पोर्शन होता है, यहाँ केवल और केवल ठंडी पड़ती है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे, यहाँ तक ये शीतोष्ण वाला बेल्ट है, ठीक है, नहीं ये नहीं, ये वाला शीतोष्ण वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये नीचे वाला शीत वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ तक उष्ण, ज़्यादातर ये पोर्शन उष्ण है। यहाँ कभी कभी यहाँ ठंडी भी आती है, जैसे भारत में ठंडी भी लगता है। लेकिन भूमध्य रेखा के करीब आप जाएंगे, जैसे 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे आप, तो इतना गर्मी रहेगी कि आपको बहुत दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अक्षांश रेखा क्या होता है, क्या इसका नेचर है। ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, संवृत्त होती हैं, समवृत्त होती हैं। समवृत्त का मतलब अर्थात ये वृत्त बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, ये खुली नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं खुली नहीं होती हैं, बल्कि सर्किल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सर्किल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सर्किल। ये सर्किल बनाती हैं। आगे समझ में, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगी, 111 किलोमीटर होगी। तो ये पॉइंट बहुत याद रखने वाली है, याद रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की एक और प्रकृति है कि अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाते समय अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाली रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त जो है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी जो है सबसे ज़्यादा है। ये सबसे हाई लंबाई किसकी है, इसी की है।
भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और भूमध्य रेखा के बगल में ये जो खींची जाएंगी, जो भी रेखाएं खींची जाएंगी, ये इससे छोटी होती जाएंगी। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, सॉरी, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री पे होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर उससे आगे जैसे ही ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, तो ध्रुवों की तरफ जाते समय भूमध्य रेखाओं की लंबाई घटती जाती है और ध्रुव पे जाकर के एकदम 0 हो जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न करता है कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे अधिकतम होती है या सबसे कम होती है या 0 होती है, तो आप कह देंगे सबसे अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम होती है। तो भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे, तो 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और हम जानते हैं कि ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, अक्षांश रेखा की लंबाई माइनस होती रहेगी, घटती रहेगी। और ध्रुव की तरफ बढ़ते, अगर ध्रुव से अक्षांश रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुव से अक्षांश रेखा की तरफ बढ़ेंगे, तो लंबाई बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे याद रखिएगा कि अक्षांश रेखा की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने में पर बढ़ती है। ध्रुवों से अक्षांश भूमध्य रेखा की तरफ आने पर बढ़ती है। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग अक्षांश रेखा को पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत दिल और तन मन से करिए। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ओके।